हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरमेर साई स्टूडियो। आज हम करने वाले हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सिस्ट्रेलिका, और इससे पहले हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में समझ चुके हैं। लर्निंग चैप्टर कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 5, और आज हम करने वाले हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। नाउ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने कि ये कैसे आई, मतलब cognitive learning theory. So basically हुआ what happened was कि somewhere 90s 1950s और 60s में कंप्यूटर्स आए थे, राइट। सो 1950s एंड 1960s की बात है ये कि कंप्यूटर्स आए थे और ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जो है कंपेयर किया गया, एंड दैट्स हाउ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आई। क्योंकि जैसे कंप्यूटर में इनपुट जाता है एंड देन फिर प्रोसेसिंग होती है और एक आउटपुट आता है, ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन को समझा गया कि हम अपने सेंस ऑर्गन से कुछ इनपुट लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट लेते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हमारे बिहेवियर के थ्रू एक आउटपुट नज़र आता है, एक दिखता है, राइट। सो दैट इज, और कंप्यूटर्स को कहा जाता था थिंकिंग मशीन, ठीक है, थिंकिंग मशीन्स, थिंकिंग मशीन्स। तो वहाँ से उनको लगा कि हमारा ब्रेन भी तो कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, तो वहाँ से कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आई। द वर्ड कॉग्निटिव या कॉग्निशन का मतलब आप लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, जो जो हमारे बिहेवियर में दिखते हैं, वाइल वी बिहेव, हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, वो सब जो हमारे प्रोसेस है, जो मेंटल प्रोसेस है, वो कॉग्निटिव है। सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के साथ 3 नाम बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, जिनके एक्सपेरिमेंट्स, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनको आज हम समझेंगे और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और वहाँ से हमें थोड़ा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में पता चलेगा। पहले तो है एडवर्ड टोलमैन, ठीक है, उनका करेंगे। देन मार्टिन सेलिगमैन है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव वोल्फगैंग कोहलर। तो इन तीनों के हमारे जो फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन तीनों के फेमस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। स्टार्टिंग विद एडवर्ड टोलमैन, ओके, इनका नाम है एडवर्ड टोलमैन। एडवर्ड टोलमैन का ये बहुत फेमस मेज एक्सपेरिमेंट है। मेज मतलब ये पजल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये एरोज आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये जो मेज पजल बनाई गई थी, ये मेज पजल बनाई गई थी रैट्स के लिए, ठीक है। इसमें जो है 3 ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड थे रैट। जो फर्स्ट ग्रुप था, उसके साथ क्या था, उनको यहाँ पे छोड़ा गया, बेसिकली वो मेज पजल को ख़त्म करना उनको सिखा रहे थे। तो जैसे रैट को यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे रैट है और वो यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, अपना जैसे भी उसको करना है पजल ख़त्म, ठीक है, कर करा कर वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे उसको मिलेगा फूड एज व्हाट, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, एज अ रीइंफोर्समेंट उसको यहाँ पे फूड मिलेगा। पर ये हुआ ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 के साथ जो ग्रुप 2 था, उनके साथ क्या हुआ, और जब ये यहाँ पे फूड खत्म, जब फूड होता था तो वो क्या करते थे, मेज खत्म होने के बाद यहाँ से फिर से रैट को यहाँ रख देते थे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि दोबारा भागो, और दोबारा वो रैट भागता था और भाग के एंड पॉइंट पे आता था, फिर उसको खाना मिलता था। ऐसे करते थे। तो ऐसे करते, मतलब ये एक्सपेरिमेंट था। फिर ग्रुप 2 के साथ क्या किया, जो ग्रुप 2 वाले रैट थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने 9 डेज तक नो रीइंफोर्समेंट, ये ग्रुप 2 है, नो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया ग्रुप 2 को 9 दिन तक, लेकिन 9 डेज तक। 10th डे पे उन्होंने, जब रैट ने पजल खत्म करा, तो उनको भी फूड मिला, बट ऑन 10th डे पे फूड मिला, मतलब यानी कि रीइंफोर्समेंट मिली। और जो ग्रुप 3 है बेचारे ग्रुप 3 के रैट, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, एट ऑल, कुछ नहीं मिला, नो रीइंफोर्समेंट एट ऑल, ठीक है। तो ऐसे करके ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया।
इसके नोट्स भी मैंने यहाँ पे दिए हुए, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, है ना। तो हुआ क्या, देखो ग्रुप 1 में रीइंफोर्समेंट शुरू से ही दिया गया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। वो मेज खत्म करते थे एंड दे यूज्ड टू फाइंड फूड। तो क्या होता था, बहुत कम एरर करने लगे एवरी टाइम। भाई एक बारी उन्होंने मेज खत्म करी, ठीक है, एक बारी स्टार्ट पॉइंट से चले 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 खत्म करके यहाँ आए, फिर दूसरी बारी में और कम टाइम लिया, तीसरी बारी में और कम टाइम लिया, तो ऐसे उनका जो टाइम स्पैन था वो कम होता गया। फ्यू एरर्स करे उन्होंने, कम गलतियां करी, उनको याद रहने लगा रास्ता। जो ग्रुप नंबर 2 है, जिनको 9 डेज तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, लेकिन इमीडिएट 10th डे पे उनको रीइंफोर्समेंट दिया गया, फूड दिया गया एज अ रीइंफोर्सर, फूड वाज द रीइंफोर्सर, राइट। तो क्या हुआ, इमीडिएटली उन्होंने जो है अपनी पजल खत्म कर दी, जैसे ग्रुप 1 ने खत्म करी थी। 9 डेज में उन्होंने देखो 9 दिन लगाए, तो 9 दिन में वो क्या कर रहे थे, चूहे घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मटक मटक के आ रहे हैं एंड पॉइंट पे, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। सो दे आर लेजरली वॉकिंग, दे वैंडरिंग एमलेसली, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कौन सा फूड रखा है हमारे लिए कौन सा खाना रखा है, हम यहाँ पे एंड पे पहुंचेंगे, फिर से उठा के हमें स्टार्ट पॉइंट पे रख दिया जाएगा, फिर से हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे और फिर से हमें मिलेगा तो कुछ है नहीं। तो जब कोई मोटिवेशन नहीं है तो मैं क्यों भाग भाग के रेस खत्म करूं। तो फिर उन्होंने नहीं करा, लेकिन जब इमीडिएटली उनको 10th डे पे बिगेन उनको फूड मिला एक बारी अचानक से, तो उन्होंने फुर्ती दिखाई और उसको बाद जब उनको स्टार्ट पॉइंट पे रखा गया तो उन्होंने इमीडिएटली जो है वो मेज खत्म करा और उनको जो है वहां पे एंड टाइम पे फूड मिला, मतलब 10th डे के बाद से देना शुरू कर दिया था। और जो ग्रुप नंबर 3 है, उनको तो बेचारों को मिला ही नहीं, ठीक है, उनको तो क्या 9th और क्या 10th डे, उनको तो फूड मिला ही नहीं, उनको कोई रिइंफोर्समेंट मिला ही नहीं। तो वो क्या करते रहे, दे कंटिन्यूड टू वैंडर विद लिटिल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बट मतलब वो भटकते रहे, बस ऐसे ही टाइम पास करते रहे घूम घूम के, कि खत्म करके रेस खत्म करके या मेज में से बाहर निकल के या खत्म करके करना क्या है, हमें कौन सा कुछ मिल रहा है, फिर से जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देंगे। उनको तो मिल ही नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा ना। टोलमैन ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि रैट जो सेकंड ग्रुप के थे, जिनको 10th डे पे मिला, ठीक है, या 9th डे पे मिला उनको, उससे पहले तो उनको मिला नहीं था ना, तो 9th डे तक 9 डेज तक तो उनको मिला ही नहीं। तो उसके बाद क्या किया, दे एक्चुअली लर्न द लेआउट इन द फर्स्ट 9 डेज। उन्होंने पहले अपने 9 दिनों में ही पजल जो है वो सीख ली थी। मतलब क्या सीख लिया था, उन्होंने रास्ता सीख लिया था, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे 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 कैसे करके यहाँ पे एंड पॉइंट पे आना है स्टार्ट पॉइंट से। तो उन्होंने रास्ता याद कर लिया था, एक मेंटल कॉग्निटिव मैप उनके दिमाग में बन गया था, लेकिन उनके पास उस लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट करने का कोई रीजन नहीं था, क्योंकि उनको रिवॉर्ड के तौर पे या री-इन्फोर्समेंट के तौर पे फूड नहीं मिल रहा। तो जब मिल ही नहीं रहा तो मैं रेस में क्यों भागूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेस में भागो, लेकिन आपको दे कुछ नहीं रही हूँ, भगाई जा रही हूँ, तो आप क्यों भागोगे भाई। लेकिन एंड में अगर आपको पता है कि मेरे को ट्रॉफी मिलेगी, तो फिर तो आप भागोगे ना। तो ऐसे ही उनके साथ, बिकॉज देन यू विल हैव सम रीजन, सम मोटिवेशन, सम पर्पस टू एग्जीक्यूट योर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी, राइट। सो ये इसको बोलते हैं, इसी लर्निंग को उन्होंने नाम दिया लेटेंट लर्निंग, क्योंकि लेटेंट का क्या मतलब होता है, हिडन, जो छुपी हुई है। और वो छुपी हुई क्यों है, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसको दिखाने का, ठीक है। जैसे रैट के पास, सेकंड ग्रुप ऑफ रैट के पास कोई रीजन नहीं था ये बताने का एक्सपेरिमेंटर को कि मुझे रास्ता याद है और मैं फटक से एकदम भाग भाग के रेस खत्म कर सकता हूँ, ये मेज में से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि बाहर आने पे, एंड पॉइंट पे आने पे उसको फूड तो मिल नहीं रहा था। लेकिन जब अचानक से उन्होंने एक दिन फूड दिया तो उन्होंने वही फुर्ती दिखाई रैट्स ने, जो ग्रुप 1 ने धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करके मैप लर्न किया था, रास्ता याद किया था, टर्म्स याद किए थे और एंड तक पहुंच जाते थे फटाफट से, बिना किसी एरर के। वही फुर्ती बिना किसी एरर वाली दिखाई ग्रुप नंबर 2 के रैट्स ने अपने 10th डे पे, जब उनको
फूड मिला, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब जब रखा उन्होंने वही फुर्ती दिखाई। इसका मतलब कि रास्ता तो उन्हें पहले भी याद था, लेकिन क्योंकि हम उनको कोई फूड नहीं दे रहे थे, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे थे, तो वो हमें अपनी लर्निंग शो ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये है टोलमैन का सारा एक्सपेरिमेंट। आई होप ये आपको यहां तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कोलर, वॉल्फगैंग कोलर के एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ये आप इमेज देख रहे हो, एक चिंपैंजी है, दिस इज नॉट अ मंकी, इट्स अ चिंपैंजी। ठीक है, और चिंपैंजी को ऐसे केज में बंद करा हुआ है और यहाँ पे रखे हुए हैं उसका फेवरेट फूड बनाना, और उसको जो है अंदर केज के अंदर ऐसे स्टिक्स भी रखी है। ठीक है, जिस स्टिक से वो उठा रहा है ना, तो ऐसे स्टिक्स भी रखी हुई हैं। तो अब इन्होंने क्या करा ये देखते हैं। तो वॉल्फगैंग कोलर ने एक सेटअप करा था चिंपैंजीज के लिए एक प्रॉब्लम, कि बनाना को प्लेस कर दिया आउटसाइड द केज, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया, और उसका नाम रखा सुल्तान। ठीक है, द चिंपैंजी। ठीक है, सो ये है हमारा सुल्तान, और ये है इनका फूड बनाना, और ये है स्टिक। ठीक है, और ये स्टिक जो है केज के अंदर ही थी इनके पास। तो सुल्तान ने क्या करा, पहले अपनी आर्म से, ठीक है, मतलब सलाखों में से बाजू निकाल के, जैसे ये आर्म्स निकाल के अपनी बनाना उठाने की कोशिश करी। जब उससे नहीं उठी तो उसने स्टिक का इस्तेमाल करा। ठीक है, सिंपल ट्राई एंड एरर मेथड था। ऐसे नहीं कि एकदम से जैसे इंसान करते हैं कि भैया हाथ नहीं पहुंच रहा और देखा कि क्या पड़ा है आसपास और उसको यूज करके बनाना खींच लिया, ऐसे नहीं। ट्राई एंड एरर के बाद ये हुआ। ठीक है, ट्रायल एंड एरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चिंपैंजी का ये हालांकि नेचुरल बिहेवियर है। देखो, हमारा जो बिहेवियर है, चिंपैंजी का जो बिहेवियर है, उसमें बहुत जमीन आसमान वाला फर्क ऐसा नहीं है। ठीक है, वी आर वेरी क्लोज, है ना। तो ट्रायल एंड एरर से उन्होंने, ये उनका नॉर्मल बिहेवियर है कि मतलब जो चीज़ें को इस्तेमाल करना, टूल्स थोड़ा यूज़ करना। ठीक है, तो वहाँ पे जो उसको लगा उसने फिर उससे खींचने की बनाना को अपनी तरफ कोशिश करी और उसके पास बनाना आ गया। अब कोलर ने क्या करा, इसको मोर कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया, अब उन्होंने उसकी पहुंच से काफी फार बाहर रख दिए बनानास, और इस बारी केज में उन्होंने 2 स्टिक्स प्लेस करी, दो डंडे दिए। ठीक है, पर वो क्या होता था कि एक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसमें मैं कलर चेंज करती हूँ, 1 मिनट। ये वाला देख रहे हो पार्ट, कि ये इसमें स्टिक के अंदर स्टिक लगा रहा है, ज्वाइन कर रहा है 2 स्टिक्स को। ठीक है, तो वो ऐसे ही होना था, 2 स्टिक्स को ज्वाइन करने के बाद ही जो है उनको वो मिलता, लॉन्ग होती वो स्टिक, और फिर बनाना तक पहुंचती, और फिर बनाना उन तक पहुंचते, सुल्तान तक, और वो खाते। तो आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स, पहले क्या हुआ, सुल्तान ने ऐसे ही ट्राई करा, 1 स्टिक से ही ट्राई करा, लेकिन बनाना उस तक नहीं जा रहा था। तो फिर उसने क्या करा, वो थक हार के बैठ गया। 1 घंटे तक ये चलता रहा, वो ट्राई करता रहा, बट वो बनाना उस तक नहीं आया। एंड वो 1 घंटे के बाद, मतलब जब वो थक हार के बैठ गया, सडनली उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि वाई डोंट आई ट्राई दिस, जो सी पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पिक्चर जो सी पिक्चर है, इसमें जो आपको दिख रहा है कि ही इज प्लेसिंग स्टिक के अंदर स्टिक, एंड दैट इज हाउ इट वॉज सपोज टू बी। एक्चुअली ये स्टिक ऐसे ही बड़ी होनी थी, और जब स्टिक बड़ी हो गई तो ये बनाना उसकी रीच में आ गया। ठीक है, जो आप पिक्चर नंबर डी में देख रहे हैं। तो ये जो सडन इंसाइट थी, इसके बारे में कोलर ने हमें बताया है कि इट वॉज द सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन। अंदर से इंस्पिरेशन आया सडनली कि अरे ये दोनों स्टिक्स को मैं ज्वाइन करके देखता हूँ, क्या पता डंडा लंबा हो जाए और फिर मैं उससे खींच लूं बनाना अपनी तरफ। सो ही लुक्ड एट द स्टिक्स, ही वाज पॉज, ही फिट देम टुगेदर, और फिर एक बड़ा उसके पास, दैट वाज अ सडन, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन विच वॉज सडन एंड नॉट ग्रेजुअल। ऐसा नहीं कि थिंकिंग और प्लानिंग चल रही है, इट वॉज अ सडन मोमेंट। तो इससे क्या पता चलता है, कोलर ने बोला कि ये परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि जो इंसाइट आती है हमें, वो डिटरमाइन करती है ये इंसाइट
could not be gained through trial and error. वो बोल रहे हैं कि ट्रायल और एरर से नहीं हुआ, ये अंदर से अचानक से आया. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ आहा मोमेंट, सडन जो इंसाइट आती है. ठीक है. सो इनसाइट लर्निंग का क्या मतलब है अगर आप शॉर्ट में समझे तो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर. ये आपके ट्रायल एंड एरर मेथड पे नहीं होता, क्योंकि कोशिश तो वो पहले भी कर ही रहा था. ये सडनली होता है, सडनली दिमाग चलता है, अरे ऐसे कर लेते हैं, ऐसा करके. इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम के हिस्से हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं, डॉट बाय डॉट, एंड देन यू गेट टू नो कि अरे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है. और ये आपने रियल लाइफ में भी, अपनी लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा कि आप मान लो किसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, बट यू नॉट गेटिंग देयर. सो यू टेक अ स्ट्रॉल, यू टेक अ वॉक, यू गो आउट, यू मीट विद फ्रेंड्स, यू फॉरगेट अबाउट योर प्रॉब्लम. हो सकता है कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, एंड सडनली आउट ऑफ वो जो आपका जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाती है और एकदम से आपको सोल्यूशन मिल जाता है. आपको लगता है कि यार व्हाई डोंट वी ट्राई दिस, व्हाई डोंट वी डू दिस. सो वो जो सडन मूवमेंट ऑफ इनसाइट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग. अब हम बात करते हैं सेलिगमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में. ये इमेज आपने देख ली, आई विल कम बैक टू दिस इमेज. ठीक है. सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एस्केप और अवॉइडेंस लर्निंग के बारे में पढ़ना यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्योंकि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, 2 डॉग्स दिख रहे थे आपको उसमें, तो डॉग्स पे है ये एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो प्रोसीजर क्या था इसका? ग्रुप 1 था जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला इन्होंने. तो उनमें क्या था, डॉग को रिस्ट्रेन किया था हार्नेस के साथ. हार्नेस मतलब जो उनकी लीश होती है ना, उसको के साथ उनको हार्नेस किया गया था. एंड दे वर एक्सपोज टू अ टोन फॉलोड बाय अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक. देखो क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको पता हो तो वही है ना, एसोसिएशन. ठीक है. और रीइंफोर्समेंट वाली हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है. सो क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज करके वो एस्केप एंड अवॉइडेंस लर्निंग जो है समझना चाहते थे मार्टिन सेलिगमैन. तो इन्होंने क्या करा कि डॉग को एक जो ग्रुप 1 एक्सपेरिमेंटल वाला था, उसमें जो डॉग थे उनको हार्नेस करा हुआ था, चेन से मतलब बांधा हुआ था, हार्नेस करा हुआ था. एक और टोन बजी, एक बीप साउंड हुई, और उसके बाद जब बीप साउंड होती थी उसके बाद एक बहुत हल्का सा उनको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था डॉग्स को. एंड दे कुड नॉट एस्केप द शॉक. अब क्योंकि वो कहीं भाग तो सकते नहीं थे, क्योंकि दे वर रिस्ट्रेन्ड, उनको हार्नेस किया हुआ था. तो आफ्टर सेवरल ट्रायल्स उन्होंने ये सीखा ग्रुप 1 के डॉग ने कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट द शॉक. वो शॉक से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं. अच्छा जी. अब जो ग्रुप नंबर 2 है, कंट्रोल ग्रुप, उसमें क्या था, डॉग्स वर नॉट रिस्ट्रेन्ड. यहाँ पे डॉग्स को हमने रिस्ट्रेन करके नहीं रखा हुआ था. देयर वाज नो लीश अराउंड देयर नेक. दे वर फ्री टू एस्केप, सो दे कुड एस्केप द शॉक. ठीक है, वो एस्केप कर सकते थे. नाउ टेस्टिंग फेज में क्या हुआ, एक शटल बॉक्स में, ये जो है दिस इज शटल बॉक्स. ठीक है. अब ये जो डॉग है ये ग्रुप 1 का डॉग है और ये ग्रुप 2 का डॉग है, जिसको हमने लीश लगा के नहीं रखा था और इसको हमने लीश लगा के रखा हुआ था. पर अभी आपको दोनों के साथ लीश नहीं दिख रही. लीश मतलब इनके गले में वो ऐसे जो पट्टा सा था और जो चेन थी जिससे बांधा हुआ था वो नहीं दिख रही. तो ये ग्रुप 1 वाला डॉग है और ये ग्रुप 2 वाला डॉग है, लेकिन अभी तो दोनों की गले में नहीं दिख रही ना आपको. तो हुआ क्या, अब इन दोनों को एक बॉक्स में डाला गया और ये बीच में डिवाइडर है. ठीक है. और ये जो है ना, यहां से शॉक आता है इनको. ठीक है. और यहां से ये फेंस है हल्की सी, जहां से जंप करके इस साइड पे आया जाता है. तो शॉक जो है वो इस साइड पे आएगा, ये शॉक वाली साइड है. और ठीक है, यहाँ पे नो शॉक वाली साइड है ये डिवाइडर के इस तरफ. तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब शॉक, एक टोन बजी, शॉक दिया गया, तो जो कंट्रोल ग्रुप वाले डॉग था ना, वो तो क्विकली जंप ओवर कर गया दूसरी तरफ, जिसको लीश हमने नहीं लगाई हुई थी. लेकिन जो एक्सपेरिमेंट जिस पे हम कर रहे थे डॉग पे, जिसको हमने लीश लगाई रखी थी, ही डिड नॉट मूव. उन्होंने वो वहीं बैठे रहे और वाइन करते रहे,
ऐसे करके वाइन करते रहे, इवन दो एस्केप वॉज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर उसको लीश नहीं दी हुई, हमने लीश नहीं दी हुई। तो भाई जैसे वो फर्स्ट डॉग, ये ब्राउन वाला डॉग यहाँ पे कूद के गया है, तो ये भी जा सकता था, तो लेकिन ये नहीं गया, जबकि यहाँ पे इसकी लीश भी नहीं थी, क्योंकि इसके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी थी कि मैं इस शौक से बचने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। सोल्यूशन सामने है फिर भी, लेकिन अपने दिमाग में क्योंकि ये बात सेट है कि मैं तो, मेरे को तो मेरे ऐसे ही मतलब मेरा रहेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो जंप ओवर किया ही नहीं। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, दिस दैट द डॉग जो लर्न कर लिया उसने कि वो पावरलेस है, उसका एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन सिचुएशंस में तो उसने अटेम्प्ट भी नहीं करा, ठीक है, मतलब कोशिश भी नहीं करी उस सिचुएशन से भागने की, क्योंकि उसने ये कहीं ना कहीं सीख लिया था, अरे ये तो मैं तो आई एम पावरलेस, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनी सिचुएशन, मैं तो इससे भाग ही नहीं सकता। So this shows the expectation about the influence future behavior even when the conditions change. अब जबकि हालात बदल चुके थे, अब उसके गले में वो पट्टा नहीं था, तभी भी उसने जो है ये एक्सपेक्टेशन थी उसकी कि नहीं मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मैं तो मतलब ये सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मुझे शॉक तो लेना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो ये जो है कि मैं तो कंट्रोल में ही हूँ, ठीक है, कैन इन्फ्लुएंस देयर फ्यूचर बिहेवियर इवन व्हेन, जब कंडीशंस चेंज हो गई हैं। तो ये जो बेसिकली कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस का, बेचारेपन का। तो ये क्या होता है कि समटाइम्स मान लो आपको एक बार ही फेलियर देखना पड़ा लाइफ में, 2 बार फेलियर देखना पड़ा, 3 बार फेलियर देखना पड़ा, तो आपने अपने दिमाग में ही बिठा लिया यार मैं तो आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो हर चीज़ में ही फेल हो जाता हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, व्हाट इज़ द पॉइंट इवन इन ट्राइंग, आई नो आई कैन नॉट डू दैट। तो इवन देन तो आपने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया, और लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक है, क्योंकि आपने ये पहले ही सेट कर लिया कि मैं तो आई हैव नो कंट्रोल, आई एम पावरलेस, आई कैन नॉट चेंज माई एनवायरनमेंट एंड दिस एंड दैट। तो ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत बार देखने को मिल जाएगा कि ठीक है। तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट जो है ये सेलिगमैन ने दिया था, मार्टिन सेलिगमैन ने। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ न्यूरोसाइंटिफिक इंसाइट्स ऑफ the whole thing, helplessness. Now the focus of the study, now Steve Mayer थे, ये सेलिगमैन के कुलीग थे, इन्होंने डिसाइड करा कि वो न्यूरो साइंटिफिक बेसिस पढ़ेंगे कि ये हेल्पलेसनेस के बिहेवियर की। सो व्हाट ही डिड कि उन्होंने थोड़ा एक्सप्लोर करा ब्रेन को ड्यूरिंग ये लर्न हेल्पलेसनेस। इसमें अब कौन से ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व है हमारे, नंबर 1 पे आता है DRN विथ DRN, ठीक है, विच इज डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस, ये ब्रेन स्टेम में होता है आपकी। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेरोटोनिन को रिलीज करना, ये एमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है, जो कि आपका इमोशन सेंटर है, मतलब फियर और एंजाइटी को भी कंट्रोल करता है एमिगडाला। ऑल्सो जो DRN की हम बात करें, रिड्यूसेस द एक्टिविटी व्हेन फाइट और फ्लाइट, इनफैक्ट अभी फाइट फ्लाइट के साथ होता है फ्रीज, ठीक है, 3 रिस्पॉन्स होता है, पहले फाइट फ्लाइट ही पढ़ते थे बट नाउ फ्रीज भी होता है। तो फ्रीज क्या मतलब कि एकदम जम जाना, फ्रीज हो जाना, मतलब कुछ रिएक्ट ही ना कर पाना, कुछ एक्ट ही ना कर पाना। और यही कुछ हो रहा था डॉग के साथ भी, जो हम हेल्पलेसनेस का बिहेवियर देख रहे हैं। तो उसको लगा कि पहले तो मैं लीश से बंधा हूँ, ठीक है, और जब लीश से नहीं बंधा था तब भी वो फ्रीज हो गया उस मोमेंट में कि यार मैं कुछ, ये सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी अराइज हो चुकी है, मुझसे तो हैंडल ही नहीं हुई थी और मुझसे अभी दोबारा भी हैंडल नहीं होगी, ठीक है। तो वो एंजाइटी और फ्रीजिंग उस टाइम पे हो जाता है। एंड जो आपका ब्रेन स्टेम है, देखो ब्रेन स्टेम कैन नॉट टेल यू कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है या कुछ सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं है। वो किसका काम होता है, फ्रंटल लोब का। फ्रंटल लोब का क्यों, क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वही होते हैं ना सारे, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्लॉट, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब वही होता है ना। तो ब्रेन स्टेम का तो ये काम नहीं होता। तो ब्रेन स्टेम कैन नॉट टेल यू कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है कि कंट्रोलेबल नहीं है। वो तो बस आपको सिचुएशन में लाके
उधर आप फाइट फ्लाइट और फ्रीज वाले रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। सेकंड होता है आपका फ्रंटल लोब पे आ जाते हैं अब हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन सारे फ्रंटल लोब के होते हैं। तो फ्रंटल लोब में आपका होता है, देखो पीएफसी जहां पे भी लिखा होता है उसका मतलब होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और वीएम इसका वेंट्रोमीडियल का जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है वीएम। ठीक है, सो पीएफसी इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वहां पे इट एक्ट्स लाइक अ कंट्रोल सेंटर, तो वहां पे वो डिटेक्ट करता है स्ट्रेसेस को कि कैन बी कंट्रोल्ड और कि नॉट बी कंट्रोल्ड। व्हेन कंट्रोल इज पॉसिबल, तो ये जो वीएमपीसी है ये इनहिबिट करता है, यानी कि काम डाउन करता है ब्रेन स्टेम को कि भाई इतनी एक्टिवेट मत हो, तो इतना घबरा मत, मैं हूं ना, ऐसा करके। एंड रिड्यूस करता है एमिगडाला की एक्टिविटी को। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी अगर एमिगडाला में बढ़ जाएगी तो फियर रिस्पॉन्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सो ये वो होने नहीं देता। दिस लेट्स द एनिमल और पर्सन के केस में पर्सन टू टेक द एक्शन इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, तो आ जाके हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही काम आया। नाउ इसको अगर हम समझे कुछ एप्लीकेशन से, जो कि ह्यूमन एग्जाम्पल्स पे मैं अगर आपको दूं, तो वो है डिप्रेशन का केस। डिप्रेशन में क्या होता है, पीपल स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। वाई? बिकॉज रिपीटेड फेलियर्स के बाद उनको लगता है कुछ बदलने वाला तो है नहीं, मेरी तो जिंदगी झंड है, मेरी तो जिंदगी ऐसी ही है, कुछ नहीं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ, सो वाई टू पुट एनी एफर्ट, वाई टू डू एनीथिंग। वो डिप्रेशन में ही पड़े रहते हैं और वो एक हेल्पलेसनेस के साथ ही जीते रहते हैं कि नहीं, नो नोबडी कैन हेल्प मी, नथिंग कैन हेल्प मी, सिचुएशन विल नॉट इम्प्रूव, माई लाइफ विल नॉट चेंज, ये जो भी है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, फलाना है ढिमकाना है, होप खो देते हैं। ठीक है, दैट इज डिप्रेशन में भी होता है। एजुकेशन में क्या होता है, अगर आप रिपीटेडली मैथ्स में फेल हो रहे हो, मान लो मैथ्स टेस्ट में किसी का मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, वैसे मेरा नहीं है, ठीक है, मेरे को मैथ्स से तो मतलब बहुत ही वो लगता है। सो मैथ्स किसी का स्ट्रांग नहीं है तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि दे आर बैड इन मैथ्स, दे स्टॉप पुटिंग इन एन एफर्ट। तो हो सकता है कि मतलब बचपन में मुझे कोई अच्छा टीचर ही ना मिला हो ठीक से समझाने वाला, कंसेप्ट क्लैरिटी को क्लियर करने वाला। अब मेरा मैथ्स जो है कमजोर है, मेरा मैथ्स बेकार है एकदम, मैथ्स मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, नंबर्स देखते ही मैं दरशील सफारी बन जाती हूँ, मतलब मेरे आगे डांस करने लगता है नंबर्स, है ना। दरशील सफारी वो जो तारे जमीन पे था ना, छोटा सा बच्चा, तो उसको भी मैथ्स के एग्जाम में वो प्लस माइनस सब डांस करने लगते हैं और वो पूरे, मेरा भी कुछ ऐसे ही हिसाब है। सो अभी क्या करें, तो अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन माई सेल्फ, अगर कोई मुझे मैथ्स के कंसेप्ट बिठा के समझाए सिखाए, और क्या पता कि देन आई कैन पुट एन एफर्ट एंड आई कैन लर्न टू डू मैथ, राइट। सो बट वो रेजिलेंस कहाँ से आता है, वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आता है। क्रॉनिक इलनेस या डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, तो बैड मैरिजेस से भी लोग निकल नहीं पाते। क्यों निकल नहीं पाते? क्योंकि वो पावरलेस फील करते हैं उस सिचुएशन में, उनको लगता है कि यार सर्कमस्टांसेस बदलेंगे नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, मेरी जिंदगी ऐसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दे डोंट इवन ट्राई। तो और ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है, प्रॉब्लम आंखों के सामने सोल्यूशन होता है ना प्रॉब्लम का, तभी भी आपको नजर नहीं आता। जैसे डॉग के सामने ही था, वो डॉग के सामने था वो, और वो जंप करके उधर जा सकता था, बट नहीं किया ना, क्योंकि उसने ये मान ही लिया था कि नहीं, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे शॉक झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का था, और ये मैंने आपके लिए एक लेआउट चार्ट बना रखा है जो कि आपको तीनों के बारे में बता रहा है। लेटेंट लर्निंग जो कि टॉलमैन की है, इनसाइट लर्निंग जो कि कोलर की है, और लर्नड हेल्पलेसनेस जो कि सेलेक्टमैन की है। तो ये चार्ट जो है आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। इसमें डेफिनेशन की, एक्सपेरिमेंट, लर्निंग प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट, बिहेवियरल आउटकम, कॉग्निटिव मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स भी हैं। सो ये आज का हमारा कॉग्निटिव लर्निंग का वीडियो था। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ठीक है, बिकॉज दैट, and do let me know in the comment section also, because that acts as a reinforcement for me to make more such videos for you, to bring out good content for you, to put in an effort in making all these slides for you. So do give me a thumbs up, let me know in the comment section. और अब हम एक next video में next learning theory के साथ मिलेंगे. Till then, keep learning, keep revising, keep solving the questions that I post in the community post. I'll see you next time. Bye.